आरोग्य भारती संस्था के बारे में बताएं। ये संस्था करती क्या है, इसका क्या विजन है, क्या मिशन है। जैसे आयुर्वेदा भी एक पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, तो ये सब पैथीज हैं। जैसे आरोग्य भारती काफी कुछ मिलता जुलता है आयुर्वेदा से। जितनी भी थेरेपीज है उनका अपना एक प्रिंसिपल है जी। हर एक के एक्सपर्टीज भी अलग अलग है। सर्जरी है, इमरजेंसीज है, आपको एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा। वो है। पाचन तंत्र से जुड़ी चीजें हैं, आपके लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा है। ENT स्किन, इससे जुड़ी चीजें हैं, आपको सबसे अच्छा होम्योपैथी रहेगी। किसी भी चीज को जड़ मूल से खत्म करना है, आप नेचुरोपैथी में जाइए। तो हर थेरेपी की अपनी विशेषता है। कोरोना जैसी महामारी में जी बहुत सारी भ्रांतियों को ठीक किया है। जैसे हर रोग की दवा होगी, यह आवश्यक नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इनकी संख्या आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। कितनी हो गई है? 83%। एलोपैथिक सिस्टम में पिछले लगभग 15 वर्षों से कोई नई एंटीबायोटिक्स नहीं निकली है। पेशेंट को थेरेपी से मतलब नहीं है। पेशेंट को मतलब है कि मैं रोगी हुआ, मुझे स्वस्थ होना चाहिए जी, कम पैसे में होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हाँ। जब तक व्यक्ति स्वयं से प्रयत्न नहीं करता तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज एक नया पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर अशोक कुमार वासने जी, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं आरोग्य भारती संस्था के। मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। और आपका जो एक सर से चर्चित जो एक टारगेट विषय है वो ये है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। तो ये सर क्या है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम? अभी जो चिकित्सा व्यवस्था है और चिकित्सा पद्धति है जी हमारे देश में, ये पैथी सेंट्रिक है। जी। पैथी सेंट्रिक का अर्थ होता है कि जिस विद्यार्थी ने जिस पद्धति से शिक्षा ली है जी उसके बारे में तो वो सब कुछ जानता है जी, लेकिन वो दूसरी पद्धतियों में क्या अच्छाइयां हैं, विशेषताएं हैं, इसकी जानकारी उसको नहीं होती। भारत में चलने वाली जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं जी, हर एक की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जहां उसकी विशेषता है वहां उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये सब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है। आज के समय में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ध्यान में आता है, ये बहुत कॉस्टली है जी। कितनी कॉस्टली है कि आज एक परिवार में रोगी बना एक सदस्य जी, जब वो रिकवर होके बाहर आता है तब तक परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कोटे में चला जाता है। सही कह रहे हैं। और ऐसी संख्या लगभग 50% परिवारों की हो गई है। हर घर में कोई ना कोई रोगी है ही। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जी। तो अभी केवल इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही बताता हूं जी कि अगर पूरे देश भर में जी पेशेंट को वास्तव में क्या आवश्यकता है, पेशेंट को थेरेपी से मतलब नहीं है। पेशेंट को मतलब है कि मैं रोगी हुआ, मुझे स्वस्थ होना चाहिए जी, कम पैसे में होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हाँ, उसको यही चाहिए, समय कम लगे, पैसा कम लगे, जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? जब हम अपने पूरे मेडिकल सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जी। अर्थात बेसिकली जो अभी पैथी सेंट्रिक है इसको हम पेशेंट सेंट्रिक बनाएं कि रोगी को क्या आवश्यकता है उसके अनुसार हम अपने सिस्टम को ड्राइव करें, फ्रेम कर लेंगे, तब उसमें से लगेगा हाँ ये पेशेंट सेंट्रिक है और फ्रेंडली है। जी सर, थोड़ा सा चाहूंगा कि आरोग्य भारती संस्था के बारे में बताएं। ये संस्था करती क्या है, इसका क्या विजन है, क्या मिशन है, और क्या इसमें सिर्फ डॉक्टर ही जुड़ सकते हैं क्या? आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है। जी।
तो केवल रोगी की चिकित्सा करना इतना ही स्वास्थ्य सेवा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना यह भी स्वास्थ्य सेवा है। और इसलिए आरोग्य भारती ये दूसरे काम को करता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, जिसको हम एक सरल भाषा में बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये केवल शब्द नहीं है जी, इनके पीछे की भावना है, इसके पीछे का एक सिस्टम है, होलिस्टिक अप्रोच है, उसको ध्यान में लेकर इसको सही अर्थों में सिद्ध करना। और अगर पॉजिटिव वे में कहें तो आयुर्वेद में कहा गया जी, आरोग्यम मम स्वभाव अधिकार कर्तव्यम च। स्वस्थ रहना मेरा स्वभाव है, अधिकार भी है, मेरा कर्तव्य भी है। इस भाव को समाज में जागरण करना, अलग अलग माध्यमों से करना, मॉड्यूलर फॉर्म में करना, ट्रेनिंग फॉर्म में करना, लिटरेचर के फॉर्म में करना जी, ये सब काम आरोग्य भारती करती है। ठीक। इसमें क्या सर सिर्फ डॉक्टर जोड़ सकते हैं या कोई भी मेंबर इसका बन सकता है? चूंकि ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है इसलिए हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आवश्यक है जी, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो इसका मतलब इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हो गया। डॉक्टर है एक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा होने के कारण वो अपने उसकी कुछ एक सीमा है, फ्रेमवर्क है, उतना तक रहेगा वो। लेकिन अगर स्वस्थ जीवन शैली बताना है जी, योग बताना है, औषधीय पौधों के बारे में बताना है, घरेलू उपचार के बारे में बताना है, तो डॉक्टर नहीं भी तो भी बता सकता है। पॉजिटिविटी बताना है, स्पिरिचुअल हेल्थ बताना है, तो डॉक्टर नहीं है तो अन्य भी बता सकता है। तो जैसे हर व्यक्ति इसके परव्यू में आता है वैसे ही कार्यकर्ताओं में मेडिकोज, नॉन मेडिकोज, बोथ, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, नगरीय क्षेत्र का व्यक्ति, ट्राइबल व्यक्ति, डायरेक्टर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, पुरुष, महिलाएं, सब आरोग्य भारतीय कार्यकर्ता होते हैं। और इसलिए जब से प्रारंभ हुआ सन 2002 2 नवंबर से जी, केरल के कोच्चि से, इन 23 वर्षों में कोच्चि को अगर लें तो पूर्व में कामाख्या माने असम का फोरमोस्ट जिला जी, उत्तर में कश्मीर लद्दाख ले, पश्चिम में कच्छ लखपत को गुरुद्वारा, दक्षिण में कन्याकुमारी सबसे लास्ट का जिला है। हर जगह आरोग्य भारती के कार्यकर्ता उपलब्ध है। मतलब पूरे देश भर में फैला हुआ है। हाँ, 92% जिले आरोग्य भारती की रचना में 933 जिले हैं, उनमें से 857 जिलों में आरोग्य भारती के पास कार्यकर्ता हैं। क्या बात है सर। थोड़ा सा सर अब हम पैथी में आएंगे क्योंकि पैथी की बात चल रही है। जैसे आयुर्वेदा भी एक पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, तो ये सब पैथीज हैं। जैसे आरोग्य भारती काफी कुछ मिलता जुलता है आयुर्वेदा से? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि स्वास्थ्य को आप संपूर्णता में देखिए, टोटलिटी में। जितनी भी थेरेपी है उनका अपना एक प्रिंसिपल है जी। जैसे एलोपैथिक सिस्टम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर बल देता है, जो सिम्टम है उसको कैसे आप ठीक करोगे इस पर बल देता है जी। आयुर्वेद है वो जीवन शैली से जुड़े और अन्य इस तरह से जुड़े हुए विषयों को अधिक महत्व देता है। होम्योपैथी है कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उसका पॉजिटिव फैक्टर कौन सा है, किस कारण से हो रहा है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट रीजन क्या है। हाँ, वैसे हर थेरेपी का अलग अलग है। यूनानी है उसका एक अलग है, सिद्धा का अलग है, सोवारिंपा का अलग है। अलग अलग थेरेपीज की अलग अलग विशेषता है और हर एक के एक्सपर्टीज भी अलग अलग है। सर्जरी है, इमरजेंसीज है, आपको एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा। वो है। पाचन तंत्र से जुड़ी चीजें हैं, आपके लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा है। ईएनटी, स्किन, इससे जुड़ी चीजें हैं, आपको सबसे अच्छा होम्योपैथी रहेगी जी। आपको नर्वस सिस्टम में जाना है, अदर थेरेपीज में जाइए, ऑक्यूपंक्चर जाइए, ऑक्यूप्रेशर जाइए, न्यूरोथेरेपी में जाइए, सुडोकू में जाइए, मैग्नेटोथेरेपी में जाइए, उसमें जाइए। किसी भी चीज को जड़ मूल से खत्म करना है
आप नेचुरोपैथी में जाइए। तो हर थेरेपी की अपनी विशेषता है। ठीक है। इसलिए अभी सर हम लोग एक सेमिनार भी कर रहे हैं, शिक्षा समागम 11 मई को है, तो उसमें बहुत सारे छात्र आएंगे जो कि फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? विद्यार्थी की कठिनाई है कि जो उसके लिए स्थापित मेडिकल सिस्टम मिलता है उसके अनुसार ही उसको पढ़ाई करनी है। वो जो सेट सिस्टम है उसके बाहर नहीं जा सकता, क्राइटेरिया है। लेकिन जी, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थी मेडिकल लाइन में जाने के पहले भविष्य के लाइन को तय कर सकता है कि हमको किस थेरेपी में जाना चाहिए। जी, उदाहरण के लिए एलोपैथिक सिस्टम को राज्याश्रय होने के कारण अभी तक सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सबको लगता है जो कुछ है वही है। लेकिन जो अदर सिस्टम्स हैं इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंतर्गत कंसीडर करता है। आयुष जिसको हम बोलते हैं। हाँ, आयुष। इनकी हर एक की अलग अलग विशेषता है। और सौभाग्य से कहें दुर्भाग्य से कहें, कोरोना जैसी महामारी में जी बहुत सारी भ्रांतियों को ठीक किया है। जैसे हर रोग की दवा होगी यह आवश्यक नहीं है। अभी तक जन सामान्य को लगता था रोग हुआ तो दवा होनी चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं। जी, दवा नहीं भी हो सकती है, कोरोना ने सिद्ध कर दिया। कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि अगर दवा नहीं है तो हम और क्या रास्ते हो सकते हैं हमारे पास। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे उपक्रम जी, ये हमारे पास रास्ते हो सकते हैं। और एक चीज सिद्ध की कोरोना ने कि स्वास्थ्य को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सेकेंड वेव के समय लोगों के पास पैसा था लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। जी, सही कह रहे हैं। और चौथी चीज तय की कि डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, दवाएं ये केवल सहायक है। हाँ। जब तक व्यक्ति स्वयं से प्रयत्न नहीं करता तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। जी, माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह भी एक पहलू है। और इसलिए ऐसे जो विषय है जी, कि प्रकृति ने अब सेट कर दिए हैं, तो विद्यार्थी को क्या चाहिए कि अब इस परिप्रेक्ष्य में सोचे कि टोटलिटी में मुझे कहाँ जाना। मेरी बात को अगर सही अर्थों में लेंगे जी, एलोपैथिक सिस्टम में पिछले लगभग 15 वर्षों से कोई नई एंटीबायोटिक्स नहीं निकली है। जो एग्जिस्टिंग है वही चल रहा है। हाँ, और अलग अलग रोगी अलग अलग स्तर की दवाएं लेने के कारण जी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। एंटीबायोटिक्स की डोज बढ़ाने के बावजूद भी उनका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए एलोपैथिक में सर्जरी सबसे अच्छी है, काम कर रही है जी, लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट वहां पर नहीं है। व्यक्ति को जाना है तो टोटलिटी में जाना चाहिए। रिकवरी के लिए दोनों आवश्यक है। हर जगह सर्जरी काम नहीं करेगी लेकिन बहुत सी जगह सर्जरी ही काम करेगी। तो विद्यार्थी को देखने के लिए है कि मेरा टारगेट सेवा है, पैसा कमाना है जी, क्या है। और अगर वह टोटलिटी में सोचता है, दूरगामी दृष्टि से सोचता है, तो उसको ध्यान में आएगा कि पूरे वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है अभी मेडिकल सिस्टम का, वो होलिस्टिक सिस्टम है कि हर जगह मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ वहाँ का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का कोलैबोरेशन होने के कारण वहाँ कम डेवलपमेंट के बावजूद भी रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। ओके। जो हमारे देश में अधिक डेवलपमेंट के बावजूद भी रिकवरी रेट कम है, कारण सभी अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन नहीं किया, जैसे हमारे देश में नहीं है। अपनी आयुर्वेदा है तो आयुर्वेदा को लेके आप क्या केवल आयुर्वेद नहीं, बाकी सारे सिस्टम भी आते हैं उसमें। यूनानी है, होम्योपैथिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सोवा रिंगपा है, ये सब आते हैं। तो जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम है तो बच्चों को ये भी ऑप्ट करने चाहिए एज एन करियर ऑप्शन। करना चाहिए ना।
आप देखिए कोरोना के बाद से जी। आज कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज खाली नहीं है, कोई भी सीट। सही कह रहे हैं आप। पहले अवेयरनेस बढ़ गई पहले है। नहीं थे उतने। सही कह रहे हैं। मॉडर्न सिस्टम के आज सीट खाली मिल जाएगी आपको। आयुर्वेद पिछले 10 वर्षों में 2014 में जब आयुष मंत्रालय बना था तब मात्र 326 कॉलेजेस थे। आयुष मंत्रालय के अलग अलग विभागों ने अलग अलग प्रकार से ग्रिलिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, कैंपस के एटमॉस्फेयर के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, डाटा रिकवरी के बारे में, बहुत सारी चीजें की। तो बहुत सारे विद्यालय बंद हुए, लेकिन समय की आवश्यकता, विद्यार्थियों के आकर्षण के कारण आज 800 से अधिक विद्यालय हैं। 326 थे, ग्रिलिंग के कारण से बंद हुए, लेकिन अभी बंद खुले भी बहुत सारे, 800 से अधिक विद्यालय। स्कोप बढ़ा है। हाँ, स्कोप बढ़ा, विद्यार्थियों को ध्यान में आता है। तो विद्यार्थियों को भी विचार करने के लिए है कि हमको भविष्य में कौन सी लाइन पकड़ना। ठीक सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे वन नेशन और वन हेल्थ केयर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और इसको आप कैसे कर रहे हैं? एक पहलू और ध्यान करने के लिए जी। मैंने शुरू में आपको केवल 2-3 चीजें ही बताई अभी। हाँ जी, हाँ जी। इनके 2-3 पहलुओं को और ध्यान करने के लिए, अभी का जो मेडिकल सिस्टम है जी, रिमोट एरियाज में आज भी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज नहीं है। हाँ, अगर टियर 3 सिटी चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको, गांव देहात में तो बहुत कम है। सामान्य व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सोचता है कि मेरा काम परिश्रम करना और अर्थोपार्जन करना है। बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर से दवा ले लूंगा मैं, मुझे कुछ करना वो सोचता नहीं। इसके कारण से डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो ये बहुत कम है। राइट। तीसरी चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जैसे जैसे व्यक्ति की सुविधाएं बढ़ी वैसे वैसे प्रोफेशनलिज्म और कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ा। तो प्रोफेशनलिज्म और कॉमर्शियलाइजेशन के कारण से हर एक की अपेक्षाएं बढ़ गई। आज कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ, उसके अटेंडेंट सोचते हैं कि मेरा व्यक्ति बीमार हुआ, मेरे लिए ये डॉक्टर है, ये हॉस्पिटल है, मुझे यहाँ पर उनको भर्ती करना चाहिए और डॉक्टर को दवा देनी चाहिए और तुरंत ठीक होना चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि उसको शरीर में रोग के लक्षण आने में कितना समय लगा होगा। टाइम टेकन, कम से कम जितना समय लगा उतना समय तो ट्रीटमेंट में लगाओ। लोगों में पेशेंस कम है। दूसरी बात, डॉक्टर्स भी क्या सोचते हैं, मेरा काम दवा देना है, मैंने दवा दे दिया, ठीक है, मेरा वो काम करेगी दवा। डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप ये खत्म हो गया। आज इसकी आवश्यकता है। इस पे भी आऊंगा, बहुत सारे इस पॉडकास्ट को डॉक्टर्स भी देखेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि क्या एथिक्स लेके चलना चाहिए? पहले वाले प्रश्न का हाँ जी, हाँ जी। आपको तो जब हम पेशेंट सेंट्रिक कर देंगे और यह जो एक सिस्टम को सेट करेंगे, तो ये सिस्टम सेट होता है सीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, लोकल के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से नहीं, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण। जैसे उदाहरण के लिए जी, आयुर्वेद आपको सब जगह मिलेगा। हाँ, यहाँ आपको सोवारिंग पर मिलता है क्या? नहीं। कहाँ मिलेगा? हाई एल्टीट्यूड्स पर। लेह में मिलेगा, अरुणाचल में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, भूटान में मिलेगा, तिब्बत में मिलेगा, हिमाचल के हाई एल्टीट्यूड में मिलेगा। क्यों? वहां ठंडक रहती है, हमेशा ड्राइनेस है। तो वहां के व्यक्ति को कौन सी दवाएं चाहिए? प्रकृति ने वो दवाएं वहीं पर उपलब्ध कराई है। आयुर्वेद में कहा गया, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्यौषधम हितम। जो व्यक्ति जहां रहता है उसको वहां की औषधियां ही हितकारी होती है। अब दक्षिण भारत में जाएंगे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है हमेशा, गर्मियों सर्दियों एक ही टेम्परेचर है, तो वहां तो दवाएं नहीं बदलेंगी। वहां पर वहां के हिसाब से सिद्धा पद्धति विकसित हुई है। इसलिए वो तमिलनाडु मिलेगी थोड़ी, केरला मिलेगी बहुत थोड़ी, कर्नाटक में
मिलेगी नहीं, तमिलनाडु में मिलेगी। मेन तमिलनाडु है। तो इसलिए ये जो पद्धतियां हैं या इनकी दवाएं हैं, ये सीजनली, रीजनली और लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से वेरी करती है। इसलिए जो दवा यहाँ काम कर रही है, आवश्यक नहीं कि आपको हिमाचल के एल्टीट्यूड में काम करे या केरल के, तमिलनाडु के सल्ट्री वेदर में काम करेगा। नहीं भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसलिए इस बात को जो डॉक्टर है उसको मालूम रहता है कि किस सीजन में किस तरह की स्थिति में मुझे कैसी दवा देनी है। इसलिए वन हेल्थ वेल्थ सिस्टम इसकी बेसिक चीजें ठीक करने के लिए है कि आप टोटलिटी में सोचो, प्रिवेंटिव भी सोचो, ट्रीटमेंट भी सोचो। लोकल मेडिसिन का उपयोग करोगे, कॉस्ट कम आएगी। व्यक्ति की जागरूकता करोगे तो डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो भी अच्छा होगा क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे। तो यही पद्धति है उसकी। इसलिए ये जो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम है जी, हर व्यक्ति को जागरूक करना एक पहलू है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना। आज जो एकदम यंग डॉक्टर्स हैं उनको लगता है हाँ ऐसा होना चाहिए, जो बहुत सीनियर्स हैं उनको लगता है ये होना चाहिए, क्यों, उन्होंने सब चीज देख ली है, उनको लिमिटेशंस मालूम है। लेकिन ये बीच वाले हैं जिनको 8-10 साल ही हुआ अभी प्रैक्टिस करते हुए, 14-15 साल हुआ है, उनको लगता है हमने जो सीखा वही सब कुछ है, संपूर्ण है वो, उसके आगे नहीं सीखना चाहते। बाकी सब घास कोड़ा है, हम ही सब कुछ है। ये जो भावना ये उचित नहीं है। जैसे कि आयुर्वेद और एमबीबीएस में जो है चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट, एलोपैथी आयुर्वेद, एलोपैथी होम्योपैथी, सब में कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे का। लेकिन आपको और एक अच्छी चीज बताता हूँ, इसी देश में एक बहुत अच्छी चीज है जो कम है, आज बहुत सारे प्लूरोपैथ्स भी मिल रहे हैं। प्लूरोपैथ्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने एक से अधिक चिकित्सा पद्धतियों में अध्ययन किया है। उसने एलोपैथी का भी अध्ययन किया है, उसने आयुर्वेद से भी प्रशिक्षण लिया है, एलोपैथी का भी किया है, होम्योपैथी का भी किया है, आयुर्वेद का भी किया है, होम्योपैथी का भी किया है, तीनों सिस्टम का भी किया है। तो ऐसे अभी धीमे धीमे बहुत अच्छे चिकित्सक खड़े हो रहे हैं। हाँ, डेवलप हो रहे हैं लोग इंटीग्रेशन करने और उनको ये ध्यान में आ रहा है कि जिस पद्धति की जो अच्छाइयाँ है उसका अगर हम उपयोग करेंगे तो हम जल्दी रोगी को ठीक कर सकते हैं, एज पर द पेशेंट नीड, कि पेशेंट को जरूरत की आवश्यकता क्या है। हाँ, तो इट इज बेटर कि डॉक्टर्स अगर उस पर और भी पैथीज में अगर जाते हैं तो जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है ये वो बायोकेमिस्ट्री कारण है। वो तो मैं आरोग्य भारती में नहीं था तो भी डॉक्टर रहता हूँ, वो तो मेरे शिक्षा के कारण से, राइट, वो मेरे शिक्षा कारण, पीएचडी कारण। आरोग्य भारती की अगर हम कुछ यूनिक चीजों की बात करें तो वो क्या क्या है? यूनिक आप बहुत नहीं कर सकते, आप इतना समझ सकते हैं कि समाज का सामान्य व्यक्ति होलिस्टिक कली सोचे, समाज का सामान्य व्यक्ति कि मैं कौन सी चीजें अपने से कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनके लिए मुझे एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, उनको करना चाहिए। आरोग्य भारती चिकित्सकों को भी और जन सामान्य को भी ये तैयार करता है कि हेल्थ के बारे में संपूर्णता से सोचना। तो ये ट्रेनिंग जन सामान्य को भी देना, सबको देनी चाहिए, और डॉक्टर को भी देना है कि रोगी को क्या चाहिए, हमको क्या जानकारी है, हमारी पैथी क्या है, ये अलग बात है। लेकिन कठिनाई है कि डॉक्टर ने पढ़ा नहीं इसलिए मालूम नहीं। तो जब तक हम होलिस्टिकली नहीं सोचते तब तक काम नहीं बनेगा। आरोग्य भारती एक दायित्व बोध निर्माण करती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इतना ही नहीं है, केवल सेवा से काम नहीं चलता है। आज इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में डाटा चाहिए, एनालिसिस चाहिए, विजन चाहिए, इन्फ्रेंसेस चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो महत्वपूर्ण चीज है। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बड़ी चुनौतियां हैं और उसको आप कैसे समाधान कर रहे हैं? वास्तव में
आज के समय में जिनको सामान्य भाषा में कहते हैं जीवन शैली जनित रोग, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, बायोलॉजी की भाषा में उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, इनकी संख्या आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। कितनी हो गई है? 83%। अगर 100 रोगी हैं तो 83 रोगी जीवन शैली जनित रोगों के हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, निद्रा रोग, एल्जाइमर्स, ओबेसिटी, स्किन डिसीजेस, कैंसर्स, ऐसे कितने ही रोग हैं, ये केवल जीवन शैली से जुड़े हैं। और जैसा इनका नाम है जीवन शैली जनित रोग, वैसा ही इनका निदान भी है कि अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर ले तो वह स्वस्थ रह सकता है। और इसीलिए आरोग्य भारती के जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, उनमें एक बेसिक पिलर है स्वस्थ जीवन शैली। तो अगर सरकार जैसे 2014 से स्वच्छता मिशन चलाया और अभी 10 वर्षों में उसके प्रभाव ध्यान में आते हैं, अगर स्वस्थ जीवन शैली अभियान, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए अभियान चलाए, सरकार भी चलाए, सामाजिक संगठन भी करें, एनजीओ भी करें, पीपीपी मॉडल में भी जाए, राइट, सब लोग मिलकर करें, तो हम देखेंगे कि एक वायुमंडल बनेगा, अच्छा स्वास्थ्य जागरण होगा। ये चुनौती भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। और एक चीज है इसमें जी, बहुत सारे सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ओबेसिटी, इसको कम करना, 10% ऑयल यूजेस कम करना, एडिबल ऑयल कम करना, इसी का है। मैं पढ़ रहा था एक राज्य सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली अभियान ही चलाया है, स्कूलों में, ऑफिसेज में, उन्होंने टारगेट दिए। तो मैंने मध्य प्रदेश में जाएंगे तो उन्होंने आनंद मंत्रालय इसी के लिए बनाया है। तो ऐसे अलग अलग सरकारें अलग अलग काम कर रही हैं। तो सभी के लिए जो चुनौती हुई है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को जितना हम तेजी से अटेंड करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो ये रोगियों की संख्या कम होगी, डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा, और जितने डॉक्टर्स हैं उनको सारे उपयोगी जो जितने रोगी हैं और डॉक्टर हैं, उनका ठीक से तालमेल बैठ सकेगा। आज की यही आवश्यकता, यही चुनौती और यही अवसर है। ठीक। आरोग्य भारती का अभी कोई कार्यक्रम होने वाला है हाल ही में, वन सिस्टम और वन हेल्थ केयर के लिए, जिसमें अवेयरनेस चल रही हो? आरोग्य भारती वैसे तो अखिल भारतीय स्तर पर अलग अलग पहलू को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं जी। इस विषय पर आरोग्य भारती ने 3 वर्ष पूर्व भोपाल में एक अखिल भारतीय सेमिनार की थी, छोटी सेमिनार की थी, 1 दिन की। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को इसी विषय पर हमने आग्रह किया था, वो आए, उद्घाटन किया जी। और पूरे देश भर के हमारे कार्यकर्ता थे उसमें जी। अभी 3 वर्ष के बाद फिर आगे आने वाले 29-30 मई को आरोग्य भारती, एम्स भोपाल और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से जी ये 2 दिन की एक नेशनल सेमिनार है, इसमें सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स भाग लेने वाले हैं। विषय यही रखा है, नाम दिया है आरोग्य मंथन 2। पहले वाले का आरोग्य मंथन 1 था, इसका आरोग्य मंथन 2 दिया है। टॉपिक रखा है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ आवर। और ये चलेगा, धीमे धीमे चलेगा, समाज में वायुमंडल बनेगा, इनके डाउट्स क्लियर होंगे लोगों के, जैसे जैसे क्लियर होंगे वैसे वैसे वायुमंडल बनेगा। तो जब कभी भी पॉलिसी पब्लिक डोमेन में आएगी तो उसके लिए एक पहले से तैयार वायुमंडल मिलने के कारण एक्सेप्टेंस में सुविधा होगी। जैसे अगर हम आपका लाइफस्टाइल रूटीन पूछें? मेरा लाइफस्टाइल रूटीन बाकी से मैच नहीं करेगा, तो इसीलिए तो मैं चाहूंगा आप बताएं। क्यों नहीं मैच करेगा? मैं महीने में 26-27 दिन मुझे प्रवास में रहना होता है। रोजाना रात्रि में यात्रा होगी, दिन में दिन भर कार्यक्रम होंगे।
अभी दक्षिण भारत में तुरंत उत्तर भारत में मिलेंगे, कभी पूर्व भारत में मिलेंगे, रोजाना अलग स्थान होगा। तो इसलिए मेरे लिए हाँ मैच नहीं करेगा बाकी लोगों से, मैच नहीं करेगा, बस 2 ही 3 चीज मैच करेंगी। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जागना, बिस्तर छोड़ना, अपना नियमित व्यायाम, जो आप कहीं भी हैं, ट्रेन में भी हैं, हम करते बराबर। भोजन जहां भी रहेंगे वहां का लोकल भोजन करना। हम संघ के प्रचारक है तो सामान्य रूप से बाहर का भोजन पसंद नहीं करते। जो घर में बनता है सीधा सरल सबसे अच्छा वही भोजन है। और रीजनल, सीजनल, लोकल। आप जाड़े में भी खीरा खाओगे ये नहीं है, गर्मी में भी मटर गोभी खाओगे वो भी ठीक नहीं है, वो पता रहना चाहिए। और जितनी आवश्यकता उतना खाना है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हम जहाँ भी जाएंगे तो अतिथि रहते हैं, तो हर व्यक्ति को लगता है सब खूब खूब खिलाओ, तो हमारा पेट ना हो गया जैसे नगर पालिका का डस्टबिन हो गया। तो हम ये चिंता करना हमारा काम वो करते हैं। इसीलिए आप कम लेते हैं? नहीं, हम लेते हैं जितना हमको आवश्यकता, हम लेते हैं, व्यायाम करते हैं और नियमित करते हैं। और एक और चीज है, नियमित अध्ययन करना। बिना अध्ययन के हम बोल नहीं सकते। हर बार हमको नई चीज बोलनी है, हर बार नए तथ्य देने हैं, नए चीजें जोड़नी है। तो वही व्यक्ति अगर बार बार भी सुनेंगे तो उनको ऊब हो जाएगी। और परफेक्शन के साथ भी होना चाहिए। तो ऑडियंस कैसी है उसके अंतर बोलना। तो सर मेरा एक सेमिनार है शिक्षा समागम 3.0 11 मई को, तो उसमें स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आएंगे और बहुत सारे विद्यालयों के संस्थापक भी आएंगे, चेयरमैन भी आएंगे। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका? स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखते हुए पहली चीज स्वयं स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़ना चाहिए जी। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि केवल सोचने से काम नहीं चलता। नहीं, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन उठते हैं क्या? मुझे व्यायाम करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं करता हूं क्या? तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि प्रत्यक्ष करना पड़ता है। जब तक करेंगे नहीं स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और सब कुछ होने पर भी स्वास्थ्य अगर नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए स्वयं प्रयत्न करना। हम विद्यार्थी हैं, डॉक्टर हैं, मालिक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी हैं जी, ये प्राइमरी चीज है जो अनिवार्य है, और बिना किए होते नहीं, करना पड़ता है इसे। ये बेसिक है, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है सर, तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को जो है संपन्न करेंगे और मिलते हैं आप सभी को किसी नया पॉडकास्ट के साथ में। नमस्कार। नमस्कार।